नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा आघात, एक करुण कहानी। अगर आप रोना नहीं चाहते हैं तो इस कहानी को ना सुने। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन की मिट्टी गीली हो जाए तो आप कहानी को पूरा अवश्य सुने। लंदन 1975। सेंट्रल हॉल। दिस ईयर बेस्ट फोटोग्राफ अवार्ड ऑफ द ईयर गोज टू दिनेश पटेल फ्रॉम इंडिया। तालियों की गूंज से सेंट्रल हॉल गूंज उठा। लाइट्स ऑफ हुए और स्टेज के स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दिया। एक गरीब माँ फटे वस्त्रों में कीचड़ में एक बैल के साथ हल खींच रही थी। हल उसकी 8 साल की बच्ची चला रही थी। जानवरों के जैसे दो स्त्रियां हल खींच रही थी। ढलते सूरज की रोशनी मां के आंचल को उभार दे रही थी, जिसे देख उस हॉल में बैठे मर्दों की सौंदर्य दृष्टि सुख प्राप्त कर रही थी। 8 साल की बच्ची के शरीर पर केवल लज्जा के जितना कमर को लपेटा वस्त्र था। फोटो को 1 मिलियन पाउंड का प्रथम पुरस्कार मिला था। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव कटिहार से। बात 1965 की है। बिहार के दरभंगा जिले में पथरू मोची की 1 बीघा जमीन थी। उसके दादा और बाप दोनों ने जंगल काटकर पत्थरों को तोड़कर जमीन को उपजाऊ बनाया था, जिसमें थोड़ा बहुत अनाज होता था। जमीन तो थी, लेकिन यह लोग इतने गरीब थे कि बीज के लिए बचाया अनाज भी खा जाते थे, तो दूसरे साल बोने के लिए बीज ही नहीं बचता था। मुख्य सड़क पर बस से उतरने के बाद 8 किलोमीटर तक धूल मिट्टी से भरा रास्ता था, जिसको पार करने के बाद एक छोटी नहर लगती थी। उसके बाद अनेक खेतों को पार करके पगडंडी 3 झुग्गियों के एक बस्ती में खत्म हो जाती थी। वही एक झोपड़े में पथरू मोची का परिवार रहता था। 1965 की धर्म परिवर्तन क्रांति में शामिल होकर अपने जीवन का नया रास्ता चुनने का अवसर सामने आया था, लेकिन उनके बिरादरी वालों ने परिवर्तन के लिए मना कर दिया। पथरू और उसकी जोरू लीला लोगों के यहाँ मजदूरी करते थे। कभी मजदूरी मिलती भी थी, कभी कभी दिन भर मेहनत करने के बाद मजदूरी तो दूर, उन्हें लात मारकर निकाल दिया जाता था। खाने को बासी रोटी नसीब होती थी, कभी कभी वो भी नहीं होती थी। किसी ने दया कर कुछ पुराने कपड़े दे दिए तो ठीक, वरना चीथड़े लपेटकर काम चलाते थे। पथरू की शादी को 4 साल हो गए थे। घर में बूढ़ी विधवा मां अंधी थी। 4 पाई पर वह दिन भर बैठी रहती थी। उसका बदन हल्का सा गर्म रहता था। मौत का इंतजार करते करते वो थक गई थी। दिन भर वह कराहती रहती थी। घर क्या था, पुराने पेड़ की टहनियां और पत्तों को लगाकर झोपड़ा बनाया गया था। उसके पत्ते भी रात को कोई खुला सांड चबाकर चला गया था। छत के नाम पर बड़े बड़े ऐसे सुराग थे जिनमें चांद स्पष्ट रूप से अंदर झांकता था। बूढ़ी के कपड़ों को धुले जमाना बीत गया था। अमावस की रात आती थी, तब लीला अपना कपड़ा बाजू से बहने वाली नहर में धोती थी और अंधेरे में चुपचाप कपड़ों के सूखने का नंगे बदन इंतजार करती थी। उस वक्त रात को ठंड से ठिठुरते लीला लकड़ी जलाकर अपने आप को गर्म भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा लज्जा प्यारी होती थी। चांदनी रात में तो वह भी ना हो पाता था। किसी के घर में शादी होती थी तो पथरू वहां से 4-5 रोटियां चुरा कर लाया करता था। एक दिन मुखिया के घर वास्तु शांति थी। उसमें से पथरू रोटियां चुरा रहा था तो मुखिया का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। जान बचाने के लिए पथरू ने दीवार से छलांग लगा दी तो वह पत्थर में जा गिरा।
पैर की हड्डी टूट गई। कुत्ते ने आकर उसकी रोटी छीन ली और कुल्हे पर काटा वो अलग। मुखिया ने दूर से ही उसको गंदी गंदी गालियां दी। पथरू कराहता हुआ, घसीटता हुआ जैसे तैसे घर पर लौटा। घसीटने के कारण कुल्हे की चमड़ी और उधेड़ गई थी। बूढ़ी माँ के खटिया के नजदीक कराहता हुआ गिर गया। वहीं पर उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में दर्द के कारण वो जाग गया। आंखें आधी खोलकर वह देख रहा था। उसका वफादार कुत्ता उसके जख्मों को चाट रहा था। मालिक के जख्म पर भिन भिनाती हुई मक्खियां कुत्ते ने देखी और उससे राहत दिलाने के लिए वह मूक जानवर उसे चाट रहा था। लीला काम से लौट रही थी, इन सब बातों से अनजान। उसने दूर से ही देखा कुत्ता पथरू को दर्द दे रहा था। एक पत्थर उठाकर उसने कुत्ते की तरफ जोर से फेंका। कुत्ते की पीठ पर पत्थर लगा। दर्द के मारे कराहते हुए क्यों क्यों करते हुए कुत्ता भाग गया। लीला ने तुरंत दौड़कर झाड़ी से कुछ पत्ते काटे, पत्तों का रस निकालकर जख्मों पर लगाया। दोनों कुछ बात नहीं कर रहे थे। बूढ़ी माँ अपनी अंधी आंखों से इन दोनों को खोज रही थी, लेकिन अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। 2 लकड़ियां लेकर पैर को कसकर बांधा। पल्लू के नीचे कुछ खाना वह छुपाकर लाई थी। उसे गर्म करके तीनों लोगों ने भरपेट खाना खाया। आज चूल्हा जल गया था। लीला ने दिया जलाया। मां कब की सो गई थी। पथरू दर्द के मारे हल्का हल्का कराह रहा था। लीला ने फटी चटाई जमीन पर डाली। पथरू का सर वह दबाने लगी। आज चांद निकलने में देरी थी, इसलिए दिया देर तक जल रहा था। इतने में लीला को उल्टी आई। उठकर वह बाहर चले गई। पथरू और भी परेशान हो गया। लीला वापस चटाई पर आई। चिंता से पथरू ने उससे पूछा, क्या हुआ? लीला शर्माई, कुछ बोल नहीं रही थी। पथरू और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे जोर से हिलाकर वह पूछ रहा था। वह बोली, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे खट्टा खाने का मन हो रहा है। फिर भी पथरू समझ नहीं पाया। उसको और ज्यादा पूछ रहा था। तब बाहर खटिया पर बूढ़ी माँ जाग गई। बाहर से ही बोली, अरे पागल, तू बाप बनेगा, घर में नया मेहमान आएगा। पथरू को आनंद के बजाय चिंता होने लगी। 3 लोगों को ही रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसमें और एक जीव आएगा तो परिवार कैसे चलेगा? लीला बोली, हो सकता है नए बच्चे के कारण हमारे भी दिन सुधर जाएंगे। पथरू बोला, बस तू जैसा बोल रही है वैसा ही हो, तेरे मुंह में घी शक्कर। देर रात तक इधर उधर की बातें दोनों कर रहे थे। रात सर चढ़कर बोलने लगी। दूर कहीं पर कुत्ते भौंकने लगे थे। लोमड़ी की आवाज आ रही थी। झिंगूर अपने परवान पर आवाज कर रहे थे। दोनों नींद के अधीन हो गए। सवेरे सूर्य की किरणों के साथ दोनों जाग गए। अत्यंत गरीबी और भूखमरी के साथ जिंदगी बिताने वाला यह परिवार स्वतंत्र भारत का इकलौता परिवार नहीं था। लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे थे। संपूर्ण भारत देश 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक था शहरी तो दूसरा था ग्रामीण भारत। जिंदगी का बोझ ढोने वाले इन लोगों के गांव में पानी का एकमात्र स्रोत था, बाजू से बहने वाली नहर। देश स्वतंत्र होकर कितने साल गुजरे, इसकी इनको भनक भी नहीं थी, क्योंकि इनके जीवन व्यापन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया था। अभी तक जाति प्रथा की जंजीर पूरी तरह से टूटी नहीं थी। पानी भरने के लिए मोची परिवारों को नीचे की बाजू जाना पड़ता था। जहां ऊपर की तरफ ऊंची जात वाली औरतें पानी भरती थी, वहीं पर कपड़े धोती थी, गाय बैलों को धोती थी। गंदा पानी नीचे की तरफ आता था। उस गंदे पानी को भगवान का प्रसाद समझकर मोची समाज के 3 घर पीते थे। कई साल पहले जब पथरू का पेट खराब हुआ था, तब उसकी मां ने ऊपर वाली नहर से रात को पानी चुराया था। दूसरे दिन उसके पैरों के निशान से ऊंची जात वालों को पता चला
इसलिए जात पंचायत ने उसकी आंखों में लहसुन का तेल गर्म करके डाला था। जिंदगी भर के लिए उसे अपाहिज बनाकर छोड़ दिया। फिर किसी मोची महिला ने ऊपर से पानी चुराने की हिम्मत नहीं की। तब पथरू 10-11 साल का था। अपनी मां को 4 दिन तक पीड़ा से तड़पता हुआ वह देख रहा था। उसका बाप और दादा उसे समझाते रहे, हमारे नसीब का भोग है, और यह बात उसके दिमाग पर असर कर गई थी। घर में घर संसार के नाम पर हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन थे, एक पुरानी लोखंड की कढ़ाई, और लीला ने अपने मायके से चांदी का एक छोटा सा मंगलसूत्र लाया था। उसे वह हमेशा चूल्हे के पीछे जमीन में गाड़ कर रखती थी। कई बार उसे दिल होता था कि इसे बेचकर कुछ दिनों का गुजारा किया जाए, लेकिन डरती थी। उसका बड़ा भाई अब तक जेल में था। दादी के चांदी के पायल लेकर दरभंगा में वह बेचने गया था, तो दुकानदार ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने आकर उसे लूटा। दुकानदार को 50 रुपये दिए और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। अब तक वह छूट नहीं पाया था। उसकी औरत दरभंगा जाती दरोगा के हाथ पैर जोड़ती, फिर दरोगा पूरे दिन उससे काम करवाता था, रात को उसके साथ सोता था। पिछले 3 साल से यही चल रहा था। अब तो उसने भी दरभंगा जाना बंद कर दिया था। भाई की हालत पर न रोना आता था न दया आती थी। अब लीला का मन सुन्न हो गया था। पिछली बारिश के मौसम में पथरू का बाप नहर में से पानी लाने गया था, फिर कभी लौटकर आया ही नहीं। पैर फिसलकर शायद वह बह गया होगा। सब कहते थे नहर के पास इमली का पेड़ है, उस पर एक डायन है, वह उसे खा गई। दुख बाप के जाने का नहीं था, दुख इस बात का था कि पानी भरने को जो कलश वो लेकर गया था, वह पीतल का कलश भी उसके साथ गायब हो गया था। गांव के मुखिया के साले को पथरू ने उसी इमली के पेड़ के नीचे 4 दोस्तों के साथ उसी कलश में शराब पीते हुए देखा था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों को जाकर पूछे, क्या किया तुम लोगों ने मेरे बाप के साथ? कई बार लीला पथरू के साथ कलश क्यों नहीं मांगते, इसको लेकर झगड़ा भी कर चुकी थी, लेकिन पथरू की उन गुंडों से भिड़ने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन हिम्मत करके वह खुद ही उन शराबियों से लड़ पड़ी। उस तपती दोपहर में दूर दूर तक कोई नहीं था। लीला के उन लोगों के साथ झगड़े का परिणाम यह हुआ कि शाम को उसे होश आया। तब तक कलश तो सर के पास पड़ा हुआ था, लेकिन इज्जत लुट चुकी थी। होश आते ही चुपचाप वहां से कलश लेकर वह खिसक गई। किसी से न्याय मांगने जाते तो और ज्यादा इज्जत जाएगी, यह निश्चित था। और दूसरी बात यह भी कि लीला के अलावा दूसरा कोई इस राज को नहीं जानता था। कलश को घर पर आकर उल्टा के देखा तो वही था। शराब के अलावा अंदर से कुछ सिक्के निकले। शराबी लोग शायद खेलते खेलते भूल गए होंगे। कुछ दिनों बाद उसने खट्टा खाने की इच्छा फिर जाहिर की थी। अब 4था महीना चल रहा था, फिर भी लीला को हर रोज काम पर जाना पड़ता था। एक दिन गांव के सरपंच अपने 4-5 गुंडों के साथ रात के 8 बजे पथरू के घर पर आए। एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका, बोला, तेरी आधी जमीन सड़क योजना के अंतर्गत सरकार ले लेगी, अंगूठा लगा दे। पथरू डर गया था। उसकी मां ने मुंह में ही गाली बकना शुरू कर दिया। उसकी तरफ सरपंच ने ध्यान नहीं दिया। 2 मुस्टंडे आगे आए। पथरू के बाएं हाथ को स्याही लगाकर कागज पर लगा दिया गया। 100 रुपये का नोट उसकी तरफ फेंक कर वे लोग चले गए। लीला ने आकर झट से नोट उठाया। उसने पथरू को पूछा, अगर सरकार जमीन ले रही है तो यह हमें 100 रुपये देकर क्यों गया? वास्तव में गरीबों के साथ गुंडागर्दी करके सरपंच वह जमीन खुद की है यह दिखाता था। सांसद के साथ मिलकर फिर उसे सरकार को हस्तांतरित करते थे। इस तरह सरकार का पैसा लूट रहे थे और दूसरी जगह पर गरीबों का हक मार कर पैसा बना रहे थे।
इस राजनीति को कोई नहीं जानता था, ना लीला ना पथरू। 10 दिन के बाद जोरदार मशीनों की आवाज आने लगी। गांव के लोगों ने ऐसे प्रचंड मशीन पहली बार देख रहे थे, इसलिए दूर दूर से लोग रास्ते का काम देखने आ रहे थे। मेले के जैसा हुजूम उमड़ा, उसमें चना कुरमुरा बेचने वाले भी आ गए और खिलौने बेचने वाले भी। पथरू की जमीन का आधा हिस्सा सड़क में कटा, थोड़ा हिस्सा बाजू में बचा। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पथरू को नया काम मिल गया, मशीन को धोकर साफ करने का, और रात को रोड कॉन्ट्रैक्टर और उसके लोगों को दारू पिलाने का, जिसका दिन में कुल मिलाकर पथरू को 55 रुपया मिलता था। 10 दिन में उसकी आमदनी 550 हो गई। लीला की बात सच हो रही थी। आने वाले बच्चों के कारण दिन बदल रहे थे। पथरू मेहनती इंसान था, जो भी काम उसे बताया जाता तुरंत दौड़कर करता था, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर साहब का वह चहेता बन गया था। करीबन 5 महीने तक 40 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो गया था। पथरू ने नई शर्ट पैंट ली, पत्नी के लिए नए कपड़े लिए, दुखियारी मां को भी पहली बार नए कपड़े मिले। घर को थोड़ा ठीक ठाक किया गया और नए बर्तन भी घर में आए। 9 महीने पूरे हो गए। पथरू के यहाँ लड़की आई। लक्ष्मी समझकर पथरू ने गांव में शक्कर बांटी, तो मुखिया का साला गाली देकर बोला, तू जिसको अपनी औलाद समझ रहा है, उसके बाप हम 4 लोग हैं। इस पर पथरू मुस्कुराया और बोला, मालिक, मैं ठहरा किसान मजदूर, मुझे तो समझ में आता है, मेरी जमीन में किसी और ने बीज बो दिया तो भी फसल तो मेरी ही हुई ना। लो, आप भी मुंह मीठा करो। मगरूर साला भी पथरू का मुंह देखता रह गया। जीवन का कितना बड़ा रहस्य मुस्कुराते हुए उसने सुलझाया था। कॉन्ट्रैक्टर साहब बोले, पथरू, अब यहाँ का काम खत्म हो गया है। दिल्ली चलेगा मेरे साथ, मेरे बंगले पर पगार भी दूंगा और रहने खाने का हम लोगों के साथ। उस रात लीला को नींद नहीं आई। जो भी रूखी सूखी मिलती थी सब लोग साथ में तो रहते थे। पथरू जैसा अनपढ़ आदमी न जाने दिल्ली जैसे बड़े शहर में कैसे रहेगा। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। नई बच्चे गोद में और अंधी माँ भी साथ में। गरीबी की उसे चिंता नहीं थी, ना जानवरों की चिंता थी। चिंता थी तो बस गांव के गुंडों की, उनसे कैसे बचे। मर्द कैसा भी हो, लेकिन घर में रहता है तो किसी गुंडे की नजर डालने की ताकत नहीं होती। फिर भी पथरू ने ठान ली थी कि वह शहर जाएगा, फिर 2 महीने में लौट कर आएगा और सब लोग साथ में शहर चले जाएंगे। वैसे भी गांव में कुछ नहीं था जिसको वह अपना समझे। पथरू ने लीला को कहा, देख, मेरी इच्छा है मैं सोने का मंगलसूत्र तुम्हारे लिए बनवा दूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुहाग की निशानी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लीला को मालूम था पथरू के दिमाग ने कुछ चीज ठान ली है तो उसे वो करके ही छोड़ेगा। इतना ही बोली, बस 2 महीने में आ जाना पक्का। दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्टर सेठ के साथ वह निकला। गाड़ी की तरफ लीला तब तक देखती रही जब तक वह गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हुई। हर महीने पथरू पैसे भेजता था, अच्छे पैसे भेजता था। देखते देखते 2 महीनों की जगह 8 महीने निकल गए। केवल चिट्ठी आती थी। लीला का मन होता था कि दिल्ली चले जाएं और पथरू के साथ रहें। बारिश का मौसम शुरू हुआ। पथरू पूरी पगार लीला को भेजता था। बारिश ने जोड़ पकड़ा। देखते देखते बाजू वाली नहर में पानी चढ़ गया, खेतों में पानी, जंगल में पानी। रातों रात चारों तरफ पानी ही पानी था। रात भर लीला बच्ची को गले लगाए रही। घर में घुटनों जितना पानी आ गया था, तेज बहाव के साथ। बूढ़ी माँ हमेशा की तरह खटिया पर सो गई थी। भोर भये लीला ने देखा माँ खटिया पर नहीं थी। सुबह जब बारिश कम हुई तब बच्ची को लेकर कीचड़ में बूढ़ी माँ को ढूंढने निकली। हल्की बूंदाबांदी बारिश और ठंडी हवा चल रही थी। नहर के उस पार कुछ लंबा सा बहता हुआ लीला को मालूम हुआ। नजरें बारीक करके देखा तो शायद बूढ़ी माँ की लाश थी जो पानी में बहकर जा रही थी।
लीला की आंखों से गर्म पानी बहने लगा। मां का अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। इसका दुख लीला को हुआ। लीला लौट कर आई। खटिया को देखा तो नीचे की रस्सियां टूटी हुई थी, मतलब मां नीचे पानी में गिरी। वहीं पर उसने प्राण त्याग दिए और बेसहारा लाश बहती चली गई। क्या करे लीला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बारिश की वजह से 4 महीने ना पोस्टमैन आया ना कोई पैसा। इतनी बारिश में पोस्टमैन दूर दराज गांव में आए तो भी कैसे। सितंबर के महीने में बारिश कम हुई तो पोस्टमैन ने आवाज लगाई। दौड़ती हुई लीला आई तो कुल मिलाकर 1200 की मनी ऑर्डर पोस्टमैन चाचा ने थमा दी। लीला को मालूम ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्टर साहब शहर का नामी स्मगलर था। पथरू के शहर जाने के बाद 2 बार पुलिस की रेड हुई। उसमें पथरू को भी पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जवान का पक्का कॉन्ट्रैक्टर एड्रेस पर पथरू के लिए मनी ऑर्डर भेजता था। 6 महीने के बाद किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को गोली मार दी। पथरू के परिवार का कोई वारिस नहीं बचा। लीला गांव के गुंडों से निपटना भली भांति सीख गई थी। एक बैल उसने किराए पर लिया। हल से जमीन जोतने के लिए वह खेत पर गई। केवल एक बच्ची बची थी उसी के साथ। बच्ची हल को पीछे से संभाली हुई थी और बैल के साथ दूसरी तरफ लीला हल खींच रही थी। शाम हो गई थी। कैबिनेट मिनिस्टर के दामाद मिस्टर दिनेश लंदन से भारत आए थे। प्रोग्रेस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विषय पर वह फोटो का विषय ढूंढ रहा था। 2 महीने बाद कंपटीशन के नतीजे आने वाले थे। दिनेश ने आलीशान गाड़ी रोककर कीचड़ में बैल के साथ हल खींचने वाली लीला की तस्वीर लेना शुरू किया। पथरू जेल से रिहा हो गया। उस पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका। कॉन्ट्रैक्टर साहब के घर पर गया। वहां कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। अब किसी और ने उसके घर पर कब्जा किया हुआ था। फिर दिल्ली के एक चौराहे पर राम भरोसे होटल में वह साफ सफाई का काम करने लग गया था। लीला को उसने वादा किया था कि सोने का मंगलसूत्र वह लेकर आएगा। तिनका तिनका वह बचाता रहा, यहाँ तक कि लीला को भी वो पैसे नहीं भेजता था। जेल में रहकर वह पागल जैसा हो गया था। कानून ने उसका अपराध न होते हुए भी जिंदगी के 6 महीने लिए थे। उसका उसे बड़ा सदमा पहुंचा था। कभी अपने आप के साथ हंसता था, बड़बड़ करता रहता था, कभी रोता था, लेकिन जो भी काम उसको बताओ तुरंत करता था। दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे। राम भरोसे होटल में 8 लोग मजदूरी करते थे। वहीं फुटपाथ पर सोते थे। होटल मुख्य सड़क के चौराहे पर थी। धूल मिट्टी दिन भर फेफड़ों में जाती रहती। रात का बचा खुचा भोजन सबको मिलता था। इन सब ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पथरू की तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिर भी पेट काट काट कर इतने पैसे तो वो जमा कर पाया था कि 2 ग्राम का एक कच्चा पक्का सोने का मंगलसूत्र उसने खरीद लिया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सवेरे की गाड़ी से गांव के लिए निकल जाएगा, यह सपना देखते हुए बाकी के लोगों के साथ वह सड़क पर फुटपाथ पर सो गया। रात के तकरीबन 1 बजे मौत का सौदागर फुल स्पीड से आया। फुटपाथ पे सोए सब गरीब लाचार लोगों को कुचलता हुआ चला गया, जिसमें बाकी के सभी लोगों की जगह पर ही मृत्यु हो गई। खून और मांस का ढेर लगा। पथरू की दोनों टांगे शरीर से अलग हो गई थी। चीख पुकार से रात का सन्नाटा गूंज उठा। पुलिस आई, पंचनामा शुरू हुआ। पागल पथरू चिल्ला रहा था, लीला के पास लेकर चलो, लीला के पास। पुलिस के साथ डॉक्टरों का दल भी आ गया था। पथरू के बचने की एक ही उम्मीद थी, उसे गांव पहुंचाया जाए। डॉक्टरों ने उसके कटे पैरों को मांस के ढेर में फेंका, उसकी मरहम पट्टी की और एम्बुलेंस वाले को बताया इसका जहां गांव है पहुंचा दिया जाए, और साथ में 1000 रुपया ड्राइवर के हाथ में रख दिया गया। कैबिनेट मंत्री पटेल साहब के बेटे से यह अनजाने में भूल हुई थी। वह तो बड़ा मासूम था। पुलिस और डॉक्टरों को लाखों रुपया पहुंचाया गया था। लाशों को रफा दफा करने का हुक्म मिला था। इसलिए मंत्री साहब इतने मेहरबान हुए थे कि जख्मी पथरू को गांव में मुफ्त पहुंचाया जा रहा था।
अन्यथा पथरू की जवानी मनती साहब के बेटे को मुसीबत में डाल सकती थी। एम्बुलेंस में केवल 2 ही लोग थे, एक पथरू और दूसरा ड्राइवर। लगातार 30 घंटे गाड़ी चल रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते और पुरानी गाड़ी। गांव के नजदीक आकर ड्राइवर ने पूछा, कौन से घर में उतार दूं? पथरू ने कहा, मोची वालों की बस्ती में। ड्राइवर ने उसे तुच्छ नजर से देखा और नहर के पास धक्का देकर बाहर गिराया। जानवर के जैसा पथरू चिल्ला रहा था। दूर से लीला ने आवाज सुनी। सब कुछ छोड़कर पागल जैसी वो दौड़ी। देखा तो पथरू तड़प रहा था जमीन पर। आधा कटा शरीर देखकर उसका सर चकरा गया। पथरू कुछ इशारा कर रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी। शर्ट के अंदर की जेब में कुछ है, ऐसे लीला को महसूस हुआ। लीला ने उसकी जेब में हाथ डाला तो वह सोने का मंगलसूत्र था। पथरू ने दोनों हाथों में मंगलसूत्र पकड़ा और लीला ने गर्दन आगे झुका दी। लीला के झुकते ही पथरू ने मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया। इतने में दौड़ती हुई उसकी बेटी वहां पर आ गई। लीला बोली, देखो अपनी बेटी। बेटी नीचे बैठी। दोनों को पथरू ने गले लगाया। तीनों सुबक सुबक कर रोने लगे थे। पथरू बोला, चल लीला, घर पर चल। मेरी बेटी का ब्याह मैं अपने हाथों से कराऊंगा। अभी भी मैं मेहनत करूंगा। बहुत जान मुझ में बाकी है। चल। उस हालत में लीला ने आंसू पोंछ दिए। बोली, चलो चलते हैं। और उसने पथरू को उठाने के लिए हाथ गर्दन के नीचे डाला। इतने में देखा गांव के लोग पथरू की लाश को सामने से ला रहे थे। मुखिया बोला, लीला, पथरू की लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली क्या? हैरान होकर लीला ने देखा तो उसके हाथ में टूटे हुए मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, ये पथरू और लीला की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।